ठीक है ना। सो लास्ट टॉपिक्स में क्या देख लिया था गाइस हमने? डिस्क्रिप्टिव फंक्शन सारे देखे थे, एडिशनल ऑपरेटर्स देख लिए थे हमने, फंक्शंस देखे थे, अलग अलग सारी चीज़ें देख ली थी हमने। ठीक है, देन एक अलग से हमारे पास था फंक्शन दैट इज मैड, जिसका मतलब था मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। ठीक है, एब्सोल्यूट डेविएशन निकालने के लिए था ये। मीन एब्सोल्यूट डेविएशन था, सिंपल कमांड था राइट, इसके अंदर कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं था। ओनली थिंग तुमको पता होना चाहिए कि ये यूज़ होता है और कहाँ पे यूज़ होता है, क्या तुम कर सकते हो इससे, राइट। सो नेक्स्ट टॉपिक इज आर हिस्टोग्राम। नाउ हिस्टोग्राम से आप शायद फेमिलियर हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते। सो आई एम गोना आस्क कि आप हिस्टोग्राम से फेमिलियर हो या नहीं हो, तो प्लीज यस और नो के थ्रू बताना मुझे। फेमिलियर हो, हिस्टोग्राम नाम सुना है कभी? नो। ओके, सो गाइज हिस्टोग्राम क्या होता है? हिस्टोग्राम स्टैटिस्टिक्स का एक टॉपिक होता है, जिसके अंदर गाइज वो हिस्टोग्राम बताता क्या है एक्चुअली, ये एक प्लॉटिंग ग्राफ होता है। हिस्टोग्राम क्या होता है? एक टाइप का प्लॉटिंग ग्राफ टाइप होता है, जिसके अंदर होता क्या है गाइस, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, ठीक है, उसको ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। और ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो गाइस क्या, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, नाउ अभी कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूअस डेटा क्या होता है गाइस? आप नीचे एग्जांपल देख रहे हो, ये 37, 28, 38, 44, 53, ये गाइस क्या है, कंटिन्यूअस कुछ वैल्यूज हैं। ये हमारे पास डेटा है जिसके अंदर कुछ कंटिन्यूअस वैल्यूज है। ठीक है, तो ये क्या है गाइस, इसको हम बोलेंगे कंटिन्यूअस डेटा, जो कि कंटिन्यूअस फॉर्म में ये डेटा है हमारे पास, राइट। अभी क्या है, अगर मुझे इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि अगर तुमको कोई रिलेटिव वैल्यूज चाहिए और देखना है कि वो वैल्यूज कितनी बार आ रही है या फिर उस रेंज में कितने वैल्यूज आ रही है। सो हियर यू कैन सी एग्जांपल कि यहाँ पे देखो जो मेरा पूरा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है गाइस, उसके अंदर देखो मैंने ये रेंजेस बना दिए हैं। फर्स्ट रेंज देखो 20 to 30 के बीच में है। सो जितनी भी वैल्यू मेरे कंटिन्यूअस सेट के अंदर 20 से 30 के बीच में आएगी गाइस, वो इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर आएगा। और दो वैल्यूज हैं यहाँ पे, तो देखो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, दो। सिमिलरली देखो सेकंड रेंज देखो 30 to 40 है, चार वैल्यूज है गाइस इसके अंदर, और इसमें फ्रीक्वेंसी आप देखते हो, देखो चार फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, राइट। देन 40 to 50 की रेंज है, अगेन चार वैल्यू है। ठीक है, सो चार वैल्यूज यहाँ पे दी हुई है। नाउ यहाँ पे गाइस हमारे पास रेंज एंड फ्रीक्वेंसीज आ गई है, तो जब इसको प्लॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो देखो किस तरीके से 20 से 30 के रेंज के बीच में जो वैल्यूज थी उसका देखो ग्राफ 2 पे मैच कर रहा है। 30 to 40 के बीच में जो रेंज है गाइस वो 4 पे मैच कर रहा है। द थिंग टू नोटिस हियर इज कि गाइस जैसे कि ये जो ग्राफ है, इसके बार्स के बीच में गैप नहीं है, इसके बार्स के बीच में गैप नहीं है, इसीलिए गाइस ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कंटिन्यूअस डेटा का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है। 20 से 30 एंड उसी से कंटिन्यूअस 30 to 40 का आपको ग्राफ दिखा रहा है। 20 to 30 के देखो 2 का मार्क है, 30 to 40 के लिए देखो 4 का मार्क मैच हो रहा है। सिमिलरली अगेन 40 to 50 के लिए 4 का बार मैच हो रहा है, 50 to 60 के लिए 5 का बार मैच हो रहा है। तो गाइज यहाँ पे क्या होता है, जो मेरा कंटिन्यूअस डेटा रहता है उसके अंदर जो फ्रीक्वेंसीज होती है, कितनी बार कौन सी वैल्यू आ रही है, उसके बेसिस पे हमको ये चीज प्रोवाइड होती है, हमको एक हिस्टोग्राम मिलता है। तो देखो राइट वाली साइड पे आपको दिख रहा होगा ये फ्रीक्वेंसीज है, और जो भी हमारे पास रिलेटिव एक्स वाले पे रहेगा, वाई पे हमेशा फ्रीक्वेंसीज रहेगा गाइस, और जो एक्स वाला ग्राफ रहेगा वो हमारा अंडर कंसिडरेशन कंटिन्यूअस डेटा रहेगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा हिस्टोग्राम। समझ में आया? राज जूम आउट कर लो। ओके, नाउ यहाँ पे जो चीज़ मैंने बताई देखो वही चीज़ बताई होगी यहाँ पे, दैट देखो आप नोटिस कर सकते हो दैट देयर इज नो गैप्स बिटवीन द बार्स। इसका मतलब गाइस जैसे हमारे बार ग्राफ के अंदर होता था, वैसे देखो यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी के बीच में गैप्स नहीं है, कंटिन्यूसली चलता रहता है। ठीक है, यहाँ पे देखो इसलिए दिस इज बिकॉज हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट कंटिन्यूस डेटा। ठीक है, देयरफॉर देयर आर नो गैप्स इन द डेटा, जो हमारा हिस्टोग्राम है उसके अंदर हमारा गैप्स नहीं रहता है। अगेन गाइज हिस्टोग्राम हमको मिलता कैसा है, हिस्ट करके हमारे पास फंक्शन का कमांड होता है, राइट। हिस्ट करके हमारे पास एक कमांड होता है जिसको हम कंटिन्यूस डेटा के ऊपर हिस्टोग्राम निकालने के लिए यूज कर सकते हैं। नाउ
सिंटैक्स देख लो गाइज, इसका सिंटैक्स कैसे है देखो, डेटा फ्रेम का नाम डॉट हिस्टोग्राम, हिस्ट हम यूज करते हैं टू कॉल फॉर द हिस्टोग्राम। नाउ देर आर 4 कॉलम्स, ठीक है, नाउ देर आर 4 कॉलम्स, ठीक है। फर्स्ट कॉलम में देखो क्या दिया है, कौन से कॉलम के रिस्पेक्टिव में हमारे पास कोई डेटा फ्रेम रहेगा, उसके अंदर कॉलम रहेगा और वो कॉलम के ऊपर जो भी वैल्यूज हमको मतलब उसका उस वैल्यूज का हिस्टोग्राम निकालना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से यहाँ पे हम डाल सकते हैं। देन देर इज स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर कॉलम का, यहाँ पे दोनों चीजें इस कॉलम को ही रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। फर्क कहाँ पे देख लो, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, इफ पास्ट विल बी यूज टू लिमिट डेटा टू अ सबसेट ऑफ कॉलम। इसका मतलब क्या है गाइस, यहाँ पे हम स्पेसिफिकली बता सकते हैं, जैसे कि समझ लो मेरे डेटा फ्रेम के अंदर 10 वैल्यूज हैं, ठीक है, और अब मुझे सिर्फ हिस्टोग्राम निकालना है स्टार्टिंग के 5 वैल्यूज का, तो उस केस में गाइस हम कॉलम मेंशन करेंगे। उससे क्या होता है गाइस, यहाँ पे यही लिखा है लिमिट द डेटा टू अ सबसेट ऑफ अ कॉलम। इसका मतलब किसी कॉलम के अंदर बहुत सारी वैल्यूज है, उनके अंदर स्पेसिफिकली मेरे को किसी लिमिटेड डेटा का मेरे को हिस्टोग्राम निकालना है, तो वो चीज कॉलम के थ्रू मैं कर सकता हूँ। सिमिलरली बाय गाइस क्या बताता है, कोई भी हमारा स्पेसिफिक ग्रुप या फिर कॉलम्स हो सकता है या कॉलम का ग्रुप हो सकता है, उनके बीच में ये निकालता है हिस्टोग्राम। अगेन ये गाइस याद रखना कि जब हम मल्टीपल कॉलम सेलेक्ट करते हैं तो हर कॉलम का, जब हम मल्टीपल कॉलम सेलेक्ट करते हैं तो हर कॉलम का अलग से हिस्टोग्राम मिलता है हमको, अभी नीचे वाले सेक्शन के अंदर देखेंगे। अगेन गाइस ग्रिड देखो क्या बोल रहा है, शो एक्सेस ग्रिड लाइंस, ठीक है। हमारा जो हिस्टोग्राम रहेगा उसके अंदर अगर मुझे पीछे थोड़ी सी क्या है डॉटेड लाइंस चाहिए, सो दैट क्या है मेरे को मैचिंग करने में इश्यू ना हो कि यार मेरे हिस्टोग्राम के अंदर 20 to 30 की वैल्यू है, तो वो बराबर कौन से वैल्यू पे आ रही है वो मुझे देखने की जरूरत नहीं पड़े, तो क्या है वहाँ पे क्या है बहुत मतलब ट्रांसल्यूसेंट फॉर्म के अंदर बहुत हल्के हल्के के अंदर ग्रिड लाइंस रहेगी, जिसके थ्रू आपको मैचिंग करने में आसानी रहेगी और पता करने में आसानी रहेगी कि हिस्टोग्राम के अंदर कौन सी रेंज के अंदर कितनी वैल्यूज हैं। अगेन यहाँ पे देखो बिन्स करके गाइस यूज है। नाउ व्हाट डज बिन्स मींस गाइस, ये आपको बताता है कितने गैप्स के आपको रेंजेस बनाने हैं। आपके रेंजेस 10 के गैप्स के हो सकते हैं, मतलब 20 to 30 का एक रेंज होगा, 30 to 40 का एक रेंज होगा, 50 to 60 का एक रेंज होगा। सिमिलरली जैसे अगर आपका बिन 5 रहता है, बिन अगर आपका 5 रहता है तो रेंजेस देखो कैसे होगी, 1 to 5, 6 to 10, सॉरी 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, तो ये कंटिन्यूस फॉर्म के अंदर रहता है, राइट। तो ये बिन क्या एक्सप्लेन करता है गाइस, आपको बिन एक्सप्लेन करता है कि कितने गैप्स के अंदर क्या रेंज रहनी चाहिए आपकी, ठीक है। एग्जाम्पल देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखो df1.hist, यहाँ पे गाइज हमारे पास df1 हमारे पास डेटा फ्रेम था। इसके अंदर देखो क्या क्या थे, इसके अंदर देखो स्टूडेंट्स थे, क्लासेस थे एंड क्वार्टर्स थे, हमारे पास ये सारी चीजें थी। तो गाइज स्टूडेंट्स यहाँ पे इसीलिए नहीं आए क्योंकि स्टूडेंट्स के अंदर उनके नाम लिखे थे, स्ट्रिंग टाइप में डेटा था, तो उसके अंदर तुम लोग ये प्रोसेसिंग नहीं कर सकते क्योंकि नाम की फ्रीक्वेंसी नहीं निकल सकती है। सो हमेशा गाइज न्यूमेरिक के ऊपर होता है, राइट। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि हिस्ट बाय डिफॉल्ट क्या करता है गाइज, सारे न्यूमेरिक कॉलम्स का हिस्टोग्राम आपको निकाल के दे देगा। सो इन दिस एग्जांपल देखो क्लासेस एंड क्वार्टर्स, यहाँ पे देखो क्लासेस एंड क्वार्टर्स के अंदर न्यूमेरिक वैल्यूज थी और देखो क्लासेस के हिसाब से देखो आपको हिस्टोग्राम प्रोवाइड हो गया है। रेंज देखो कैसे पकड़ी है, 0 to 30, ठीक है, 30 to 40 एंड इसके बाद वाली। तो देखो ऑटोमेटिकली इसने रेंज सेट कर लिया है, हमने स्पेसिफाई नहीं किया है, यहाँ पे इसने खुद से ऑटोमेटिकली रेंज को बिन को स्पेसिफाई कर लिया है, हमने यहाँ पे कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया था। सिमिलरली देखो यहाँ पे df1.hist, इसके अंदर देखो मैंने कॉलम स्पेसिफाई कर दिया है क्लासेस वाला, तो देखो सिर्फ क्लासेस वाले के लिए इसने हिस्टोग्राम जनरेट किया है। और यहाँ पे देखो इसने बिकॉज ये सिंगल वाले के ऊपर काम कर रहा है, तो देखो जनरेट कैसे किया है इसने, स्टार्टिंग में कुछ वैल्यूज नहीं थी, तो ये क्या है ये गाइस ये डिस्टॉर्टेड है, यानी कि स्टार्टिंग की जो वैल्यूज है उसके लिए इसने कॉमन रेंज रखी है 0 to 25, उसके बाद देखो 5 का इसने बिन रखा है, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45। तो ये क्या कर रहा है गाइस, बिन ऑटोमेटिकली ये जो रेंज है ये ऑटोमेटिकली डिसाइड कर रहा है, ठीक है। वैल्यू अगर इसके अंदर कुछ भी नहीं देंगे गाइस तो ऑटोमेटिकली जनरेट कर लेगा, ठीक है। स्पेसिफिकली अगर हम कॉलम स्पेसिफाई करेंगे तो उस केस के अंदर थोड़ा उसको वाइडली और अंदर से अच्छे से देखेगा, ठीक है। सो इस तरीके से हमारा हिस्टोग्राम यहाँ पे हम निकाल सकते हैं यूजिंग हिस्ट कमांड। नाउ इसके अंदर देख लो क्या बोल रहा है यहाँ पे, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट हिस्टोग्राम फॉर ऑल न्यूमेरिक कॉलम्स। तो ऑल न्यूमेरिक कॉलम्स के लिए अगेन सिर्फ हिस्ट यूज करना है, अंदर कुछ भी वैल्यूज नहीं देनी है। तो आउटपुट में देखना गाइस क्या होता है, यहाँ पे जितने भी न्यूमेरिक कॉलम्स थे हमारे पास
सो इफ यू सी इन दिस, हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यूज देखो एज के अंदर है, प्रोजेक्ट के अंदर है एंड बजट के अंदर है। ये 3 कॉलम्स है जिसके अंदर हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यूज है। तो हिस्टोग्राम भी सिर्फ इन 3 ही कॉलम्स का जनरेट होगा। कोड क्या लिखेंगे गाइस, सिंपल एज इट इज, एनडीएफ नाम का हमारा डेटा फ्रेम था, डॉट हिस्ट करके हम कमांड यूज कर लेंगे। एंड जब हिस्ट कमांड यूज करेंगे गाइस तो देखो इस तरीके से हमको कुछ आउटपुट मिलेगा। इसके अंदर देखो एज देखो 0 to 30, इसके अंदर देखो 2 लोग हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर देखो क्या बोल रहा है कि 30 to 35, इसके बीच में देखो 2 लोग हैं, ठीक है। 35 to 40, इसके अंदर एक बंदा है, ठीक है। वैल्यू स्पेसिफिकली भी स्पेसिफाई कर रहा है इसके अंदर, राइट। तो क्या है गाइस, यहाँ पे इसने खुद से स्पेसिफाई कर दिया है, खुद से अपना डिवीजन कर दिया है, रेंजेस बना दिए एंड अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से प्रोवाइड कर रहा है। नाउ अब देखो ध्यान से अगर हम देखें तो अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे ये रेंजेस के बाहर भी कुछ निकल रहा है, जैसे कि ये 30 का रेंज है, ये 30 का रेंज है, तो इसके लेफ्ट साइड में कुछ दिख रहा है आपको हल्का सा ब्लू है। तो गाइज वो क्या स्पेसिफाई कर रहा है, देयर इज अ वैल्यू व्हिच इज वेरी क्लोज टू 30, व्हिच इज वेरी क्लोज टू 30, ठीक है। सिमिलरली आप देख रहे हो 30 के बाद भी देखो यहाँ पे एक 1 का है और उसके बाद 2 हैं यहाँ पे, राइट। उसके बाद यहाँ पे क्या है, 2 हैं। सो यहाँ पे गाइज ये स्पेसिफाई क्या कर रहा है, यहाँ पे ये स्पेसिफाई क्या कर रहा है कि 30 के क्लोज कोई वैल्यू है। देखो यहाँ पे 30 के क्लोज कौन सी वैल्यू, देखो 28 यहाँ पे देखो वैल्यू है, ठीक है। 28 वैल्यू को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। देन अगेन देखो 32 पे एक वैल्यू है और 32 की एक और वैल्यू है, इसीलिए 30 के बाद आप देखोगे 30 के बाद क्या है, 2 वैल्यू कंटिन्यूस है वहाँ पे, और 30 वैल्यू एग्जैक्ट 30 पे देखो एक पॉइंट है हमारे पास। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है गाइस, जैसे हमारा 30 एग्जीक्यूट हुआ तो 30 के लिए देखो ये स्पेसिफिक है, ठीक है। उसके बाद देखो ये 32 के लिए है, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे और ये जो जस्ट बाजू में है गाइस, ये जस्ट बाजू में ये 28 या 27 के लिए होगा। तो इस हिसाब से गाइस इसने क्या है, ये सेट किया है, इस हिसाब से उसने क्या किया है, सेट किया है, एजेस का बनाया है। सिमिलरली विद द बजट्स एंड सिमिलरली विद द प्रोजेक्ट्स। तो ये क्या कर रहा है, खुद से ऑटोमेटिकली डिसाइड कर रहा है कि क्या रेंजेस रखनी है, अकॉर्डिंगली उनके बेसिस पे उनकी फ्रीक्वेंसी को ये शो कर रहा है। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, कंसीडर द डेटा फ्रेम यूज्ड इन द प्रीवियस एग्जांपल, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ हिस्टोग्राम ओनली फॉर बजट कॉलम। तो जब बजट के लिए सिर्फ यूज करना है गाइस तो हम क्या यूज करेंगे, डॉट हिस्ट, और उसके बाद हम यूज करेंगे कॉलम्स, कॉलम के लिए हम लोग यूज करेंगे, राइट, सिर्फ कॉलम के लिए यूज करेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, सिर्फ कॉलम का मेरे पास बजट आ रहा है, ठीक है। फर्क देखो क्या देखने मिलता है, जब मैं बजट का सिर्फ देख रहा हूँ तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे इसने थोड़ा क्या है कंप्रेस्ड फॉर्म के अंदर दिया है, रेंजेस देखो कितने कम दिखा रहा है, 20 40, ये 2 ही रेंजेस दिखा रहा है। लेकिन जब एक सिंगल हम लोग हिस्टोग्राम को कंसिडर करते हैं तो ऑटोमेटिकली देखो रेंजेस कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है, और एक बार रेंजेस बढ़ती है तो देखो आपको जो हमारा हिस्टोग्राम है वो और क्लियर दिखने लगता है, जो हिस्टोग्राम है वो और क्लियर दिखने लगता है। समझ में आया, बराबर है हिस्टोग्राम, गुड इनफ। नाउ एक बार गाइज रीड कर लो ये, सो दैट कॉलम्स के अंदर कुछ इशू नहीं होगा, राइट। यहाँ पे एक बार ये देख लो, इसको रीड कर लो, just go through the parameter explanation and note भी प्लीज गाइज रीड करो, नोट के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लिखी रहती हैं। जैसे ही होता है जस्ट टेल मी ऑन द पब्लिक चैट सेक्शन, ऑलराइट। तो यहाँ पे तो गाइज क्या था, यहाँ पे अभी तक हमने देखा कि कैसे हमारे पास कंटिन्यूस डेटा रहेगा एंड उसका हिस्टोग्राम हमें जनरेट करना है। अब गाइज होता क्या है, रियल लाइफ सिनेरियोज में क्या होता है कि हमें हमेशा हमारे पास क्या होता है कि सारी वैल्यूज नहीं होती है, हमारे पास क्या है, सारी वैल्यूज नहीं होती है, देयर इज ऑलवेज सम मिसिंग वैल्यूज, ठीक है। अब गाइज हमें पता है डेटा फ्रेम के अंदर मिसिंग वैल्यूज होती हैं, तो वहाँ पे देखो एनए वैल्यूज होती हैं, ठीक है, जैसे कि नल हो गया, नॉट अ नंबर हो गया, या फिर नन हो गया, ये टाइप की वैल्यूज आ सकती है जहाँ पे जो रिप्रेजेंट करेगा कि यहाँ पे वैल्यूज मिसिंग है, ठीक है। तो ये गाइज क्या है, मिसिंग वैल्यूज होती हैं, ठीक है। और गाइज इनको मिसिंग वैल्यूज कौन किसको बोलते हैं हम लोग, जो कि हमारे कैलकुलेशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, द वैल्यूज दैट कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द कंप्यूटेशन कंस्ट्रक्टिवली, उसको गाइज हम बोलते हैं मिसिंग वैल्यूज। तो ये चीजें गाइज क्या है, हमारे पास हमारा जो एक्चुअल हमारे पास प्रोसेसिंग करना है हमको जो डेटा,
उसके अंदर हमको हेल्प नहीं करती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक बेसिक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या बोल रहा है कि अगर मुझे रैंकिंग ऑफ कॉलेजेस निकालनी है, ठीक है, बेस्ड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी, रिसर्च एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट एक्सेट्रा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जो कॉलेजेस पहले से हैं, जो 10 साल 15 साल से ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं, उनका प्लेसमेंट डेटा और सारी चीज़ें रहेंगी वहाँ पे, ठीक है, उनकी सारी रिसर्च और सारी डिटेल्स रहेगी। लेकिन जो कॉलेजेस एकदम न्यू हैं, जो अभी अभी बने हैं पिछले 1-2 सालों के अंदर, उनके प्लेसमेंट्स डेटा नहीं रहते हैं, वो बहुत कम रहते हैं, ठीक है। तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे, उस केस के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा गाइज, वो वैल्यूज हो जाएंगी हमारी मिसिंग वैल्यूज। क्यों, कॉलेजेस तो वो भी हैं, ओनली थिंग इज कि उनका प्लेसमेंट डेटा नहीं है, ठीक है, अगर है भी तो जीरो के बराबर है, राइट, तो मिसिंग वैल्यूज हो गई, ठीक है। तो मिसिंग वैल्यूज गाइज क्या है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क, ब्लैंक, जीरो या नेगेटिव फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो मिसिंग वैल्यूज रहेगी वो इन फॉर्म के अंदर हमको रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे गाइज क्या है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिवली हमारे प्रोसेसिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसी का सिमिलर एग्जांपल देख लो। अगर एक हमारे पास डेटा फ्रेम है जिसके अंदर क्या है कि हमारे पास 3 बेडरूम अपार्टमेंट्स का हमारे पास एक टेबल है, ठीक है। उसके अंदर अगर कोई 2 बेडरूम अपार्टमेंट है, ठीक है, तो उसके अंदर जो थर्ड वाला बेडरूम होगा वो मिसिंग होगा। तो एक ये भी तरीका है बताने का कि जब एक फ्लैट है, पूरे सारे हमारे पास फ्लैट्स का एक डेटाबेस है, उसके अंदर अगर एक 2 बेडरूम अपार्टमेंट हुआ, एक से ज़्यादा 2 बेडरूम अपार्टमेंट्स हुए, तो उसके अंदर थर्ड बेडरूम का कुछ डिटेल नहीं रहेगा, तो वहाँ पे वो मिसिंग वैल्यू की तरह रिप्रेजेंट करेगा। नाउ क्या तरीका है कि हम इन मिसिंग डेटा को हैंडल कर सकें, व्हाट आर द वेज इन विच वी कैन हैंडल दिस मिसिंग वैल्यूज, ठीक है। सो कैसे, अभी देखें तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, द सिंपल वे टू आंसर इज दैट डेटा साइंस इज ऑल अबाउट interfering accurate results and prediction from the given data, and if the missing values are not handled properly, then the effect that it may affect overall result, and research may end up drawing an inaccurate inference about the data। कि मतलब गाइज हमारा डेटा साइंस क्या बोलता है कि हम डेटा को प्रोसेस क्यों करते हैं, टू गेट अ एक्यूरेट रिजल्ट या प्रिसाइज रिजल्ट बेस्ड ऑन द पर्टिकुलर डेटा। तो अगर इसके अंदर वी हैव सम मिसिंग वैल्यू, ठीक है, सो दिस में अफेक्ट द ओवरऑल रिजल्ट, एंड जो हमारी रिसर्च करके हमें जो आउटपुट मिलेगा, इट माइट ड्रॉ एन इनएक्यूरेट इन्फ्रेंस एंड इनएक्यूरेट रिजल्ट, जो कि हमें रिजल्ट मिल सकता था इफ वी हैड प्रॉपर रिजल्ट। तो इस बेसिस के ऊपर हमको गाइस क्या है, हमारे मिसिंग वैल्यूज हैंडल करनी है। नाउ अभी क्या है, जब हम ये अच्छे से हैंडल नहीं करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा ओवरऑल डेटा प्रोसेसिंग के बाद सफर करेगा। तो देखो दो तरीके होते हैं गाइस, दो तरीके होते हैं जिससे हम मिसिंग वैल्यूज को हैंडल कर सकते हैं। फर्स्ट इज ड्रॉपिंग द मिसिंग वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ गाइस, जब हम अपनी प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, जो जहां जहां पे मिसिंग वैल्यूज है उसको प्रोसेसिंग में ही नहीं डालना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 10 लोगों का डेटा है, ठीक है, मेरे पास क्या है, 10 लोगों का डेटा है, उसमें से अगर 2 की कुछ मिसिंग वैल्यूज हैं, ठीक है, तो उन 2 वैल्यूज को हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, हम उस 8 डेटा के ऊपर ही प्रोसेसिंग करेंगे और उस 8 डेटा के ऊपर ही रेफरेंस के हिसाब से हम प्रोसेसिंग आउटपुट देंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे बताना है कि कोई 10 स्टूडेंट्स थे, उनके मार्क्स थे, ठीक है, अगर 2 स्टूडेंट्स के किसी सब्जेक्ट के अंदर मार्क्स नहीं है, ठीक है, उनको मार्क्स अभी तक रिसीव नहीं हुए हैं, तो उस केस में गाइज हम क्या करेंगे, हम पूरा प्रोसेसिंग क्या करेंगे, सिर्फ 8 स्टूडेंट्स पे ही करेंगे, और हमारा जो आउटपुट होगा वो इसी बेसिस पे होगा कि हमने 8 बच्चों का एवरेज निकाला है, नॉट 10 स्टूडेंट्स। हमने 10 बच्चों का एवरेज नहीं निकाला है, हमने सिर्फ 8 ही बच्चों का एवरेज निकाला है। दिस इज द फर्स्ट वे। नाउ व्हाट कैन बी द सेकंड वे? सेकंड वे कैन बी गाइस फिलिंग द मिसिंग डेटा, कि जैसे कि हमारे पास कुछ भी डेटा है, अगर वहाँ पे नहीं है, सो हम अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी वैल्यूज वहाँ पे डाल के, सो दैट हमारा डेटा जो है वो खाली ना जाए और हमारी वैल्यूज हम सारी कंसिडर कर लें, ठीक है। तो उस केस के अंदर गाइस क्या होगा कि हम अपने से कुछ वैल्यूज डालेंगे विच माइट क्रिएट, हमारा कुछ वैल्यूज वहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, अकॉर्डिंगली उसके बेसिस पे हमको कुछ आउटपुट निकल के मिलेगा। दीज आर द 2 वेज, ठीक है। अब देखते हैं, एक एक करके देखते हैं कि ये 2 तरीके कैसे काम करते हैं, ठीक है। जैसे हम ये पढ़ने से पहले एक चीज देख लेते हैं गाइस, कि वी कैन अप्लाई डिफेक्ट फिल्टर मिसिंग डेटा। तो गाइस यहाँ पे क्या है कि हम प्रोसेसिंग करने से पहले ये चीज देख सकते हैं कि भाई उसके अंदर डिफेक्ट है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो पेशेंट डेटा फ्रेम, यहाँ पे देखो एक डेटा फ्रेम है पेशेंट्स नाम का, ठीक है,
उसके अंदर आप क्या देख सकते हो दैट कॉलम नंबर 2 सॉरी रो नंबर 2 जिसका इंडेक्स 1 है, उसके अंदर देखो पूरी की पूरी रो ही खाली है। सिमिलरली देखो उसके बाद वाली रूही वाली रो के अंदर वैल्यू बिफोर एंड आफ्टर हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास दो रोज हैं जिसके अंदर वैल्यूज मिसिंग है। बाकी तीन जो रोज है गाइस उसके अंदर एब्सोल्युटली सारी चीजें ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी आप देखते हो सिमिलरली देखो यहाँ पे मेरे पास एक सीरीज है dt डॉट सीरीज, यहाँ पे देखो dt सीरीज है, उसके अंदर देखो वैल्यू 2 एंड वैल्यू 4, ठीक है, जिसका इंडेक्स देखो 1 एंड 3 है, जिसका इंडेक्स 1 एंड 3 है। ये दो वैल्यूज हमारे पास गायब है, ये नॉट अ नंबर वैल्यू है। फिर हमारे डेटा फ्रेम के अंदर भी कुछ ना कुछ वैल्यूज मिसिंग है। एक बार देख लेते हैं कि अब हम मिसिंग वैल्यूज को किस तरीके से हैंडल करते हैं। तो सबसे पहला देखो इसके अंदर क्या है, डिटेक्टिंग या फिल्टरिंग मिसिंग वैल्यूज। हाउ कैन वी डिटेक्ट एंड फिल्टर दीज मिसिंग वैल्यूज। तो गाइस सबसे अच्छा तरीका है उसके लिए हमारे पास क्या, इज नल। यहाँ पे गाइस इज नल कमांड क्या हमको हेल्प करता है, इज नल कमांड हमको हेल्प करता है टू डिटेक्ट इफ देयर इज अ नल वैल्यू, टू डिटेक्ट इफ देयर इज अ नल वैल्यू एट दैट पर्टिकुलर लोकेशन। ठीक है, अब ये चीज गाइस हम क्या करते हैं, सीरीज के ऊपर भी अप्लाई करते हैं और डेटा फ्रेम के ऊपर भी अप्लाई करते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। तो गाइज ये क्या है, बिकॉज ये नल की बात कर रहा है, इज नल तो कंडीशन है, तो ये ट्रू एंड फॉल्स के अंदर हमको आउटपुट लाके देगा। तो देखो यहाँ पे DTSTR पे हम लिखा रहे हैं इज नल, यानी कि ये बताएगा कि क्या वो नल है या नहीं है। तो गाइज यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो, देखो 0th पोजीशन पे नल नहीं था तो इसने फॉल्स दे दिया है। ठीक है, हमारे पास इंडेक्स नंबर 1 सेकंड पोजीशन पे नल था तो देखो इसने ट्रू दिया है। सिमिलरली इंडेक्स नंबर 3 4th पोजीशन पे नल वैल्यू थी तो इसने ट्रू वहां पे लाके दिया है। ठीक है, तो ये क्या करता है गाइस, अगर वहां पे स्पेसिफिक लोकेशन पे नल वैल्यू है वहां का वैल्यू ट्रू करेगा, एंड नल नहीं है तो वहां पे हमको फॉल्स ला के देगा। सिमिलरली देखो पेशेंट df डॉट इज नल, तो यहाँ पे देखो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये बताता है कि वहां पे वैल्यू नल है या नहीं है। सेकंड रो इंडेक्स नंबर 1 पे आप देखोगे तो सब में ट्रू आएगा, क्यों, क्योंकि हमारी सेकंड रो जो थी गाइस वो पूरी की पूरी नॉट अ नंबर से भरी हुई थी, तो यहाँ पे देखो सब में ट्रू डाला हुआ है। थर्ड रो के अंदर देखो वैल बिफोर एंड वैल्यू आफ्टर, ये दो वैल्यूज नहीं थी इसीलिए यहाँ पे ट्रू दिया हुआ है। बाकी सारी जगह कुछ ना कुछ वैल्यूज थी इसीलिए हमारा नॉट नल ने क्या किया है, सब जगह फॉल्स डाल दिया है। सो दिस इज अ वे वी कैन डिटेक्ट कि कहाँ पे नल वैल्यूज हैं और कहाँ पे नल वैल्यूज नहीं है। ठीक है, और उसी के बाद गाइज हमने एक फिल्टरिंग भी सीखा था, आपको याद होगा हमने स्लाइसिंग के बारे में भी देखा था एंड फिल्टरिंग के बारे में भी देखा था कि अगर कोई स्पेसिफिक कॉलम चाहिए हमको या स्पेसिफिक पार्ट चाहिए कॉलम का, तो आपको याद होगा हम कैसे करते हैं गाइज, सीरीज का नाम लिखते हैं, उसी के बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम सीरीज का नाम डॉट जो भी हमको सबसेट चाहिए या जो भी कॉलम चाहिए उसके स्पेसिफिक डिटेल्स हम यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे गाइस हमें क्या चाहिए कि नॉट नल वाली जो वैल्यू है वो हमें नहीं चाहिए। ये क्या करता है, नॉट नल वैल्यू हमें सॉरी नॉट नल वैल्यू वाली चाहिए, सॉरी। इसका मतलब क्या है गाइस कि यहाँ पे जो भी वैल्यू नॉट नल है, जो भी वैल्यू नॉट नल है इसका मतलब नल नहीं है, वो वैल्यू हमको चाहिए। तो आप नीचे देख सकते हो जब मैं ये कमांड यूज कर रहा हूँ तो देखो आउटपुट मुझे किस हिसाब से आ रहा है, तीन वैल्यूज आई हैं। इंडेक्स नंबर आप देख सकते हो 0 to 4, इंडेक्स नंबर 1 एंड इंडेक्स नंबर 3 पे जो नल वैल्यू थी उनको यहाँ पे इन्होंने निकाल दिया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं गाइस, वैल्यूज को फिल्टर कर सकते हैं। प्लीज सी द कमांड प्रॉपर्ली, dt सीरीज जो भी सीरीज का नाम रहेगा, देन वी हैव यूज्ड हियर स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करके अगेन देखो हमारी सीरीज का नाम और डॉट नल, डॉट नॉट नल हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, डॉट नॉट नल, यानी कि जो भी वैल्यूज नल नहीं है उसको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं। समझ में आया, ये क्लियर है? ओके, डोंट वरी आई गिव यू टाइम टू रीड। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है, हैंडलिंग मिसिंग डेटा बाय ड्रॉपिंग। यहाँ पे गाइज हमने क्या किया, यहाँ पे हमने डिटेक्ट किया है, ठीक है, और हमने वैल्यूज को फिल्टर करके अपने पास ले लिया। यहाँ पे अगर हमको वैल्यूज डिलीट करनी है, हमको क्या करनी है गाइज, हमको वैल्यू डिलीट करनी है डायरेक्टली जहाँ पे भी नल है, तो उसके लिए गाइज हम क्या यूज करेंगे, ड्रॉप कमांड। इसका मतलब क्या है कि हम वो नल वाली वैल्यूज को डिलीट ही कर रहे हैं, एंड दैट इज टू बिफोर प्रोसेसिंग। हम बिफोर प्रोसेसिंग जो भी वैल्यूज नल रहेगी उसको ड्रॉप करते रहे। यहाँ पे देखो कैसे, DTSER डॉट ड्रॉप NA, तो यहाँ पे गाइज इसने क्या किया है, जो भी नल वैल्यूज थी उसको ड्रॉप कर दिया है, और जो भी हमारे पास नॉट नल वाली वैल्यू थी, मतलब जो भी वैल्यू नल नहीं थी, उनके लिए देखो SAR
1, सीरीज 1 एक अलग से क्रिएट कर दिया, उसके अंदर वी हैव हियर these values, 3 values we have here. अगेन देखो पेशेंट df डॉट ड्रॉप na, यहाँ पे ये यूज करके गाइस हमने क्या किया है, जहाँ पे भी नल वैल्यूज थी, एग्जाम्पल यू कैन सी रोल नंबर रो नंबर सेकेंड एंड रो नंबर थर्ड, यानी कि इंडेक्स नंबर 1 एंड 2 पे जो रोज थी वो डिलीट हो गई है, ड्रॉप हो गई है, ठीक है। इस केस के अंदर गाइस क्या है, यहाँ पे ये चीजें ड्रॉप हो गई है और हमारी टेबल से निकल गई है, एंड वी हैव क्रिएटेड हियर अ न्यू डेटा फ्रेम, ठीक है। हम अलग से डेटा फ्रेम यहाँ पे हमने बना लिया है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे ड्रॉप कमांड था, ड्रॉप नॉट एन, ठीक है। अब यहाँ पे ड्रॉप एन के अंदर देखो एक हाउ क्लॉज होता है, ठीक है। गाइस हाउ क्लॉज क्या करता है आपको, ये हाउ क्लॉज करता है कि यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज, अगर यहाँ पे अगर सारी की सारी वैल्यूज नॉट अ नंबर होगी तो ही ड्रॉप करेगा। तो ये हाउ यहाँ पे क्या स्पेसिफाई करता है गाइस, ये बताता है कि भाई अगर मेरे पास डेटा है, मेरे पास रो है, ठीक है, उसके अंदर एक दो वैल्यूज अगर नॉट अ नंबर होगा तो चलेगा, लेकिन सारी वैल्यूज नॉट अ नंबर नहीं होनी चाहिए। तो ये हाउ क्लॉज क्या बोलता है गाइस, ये बोलता है कि अगर सारी के सारी वैल्यूज नॉट अ नंबर है तो ही उस पूरे रो को डिलीट करो। अगर एक या दो है, ठीक है, अगर उसके अंदर या फिर कुछ भी वैल्यू स्टोर्ड है, ठीक है, अगर एक भी उसके अंदर नॉर्मल वैल्यू कोई वैल्यू है जो नॉट नल है, ठीक है, या फिर नल नहीं है, तो उसको ये रखेगा। तो आउटपुट में आप देख सकते हो हियर मैंने डॉट ड्रॉप एन हाउ कमांड के अंदर ऑल यूज किया है, तो सेकेंड रो जो थी इंडेक्स नंबर 1 वाली रो, उसके अंदर सारी वैल्यूज हमारे पास नॉट अ नंबर थी, उसको ही सिर्फ निकाला है। जो सेकेंड रो थी हमारी, सॉरी थर्ड रो थी इंडेक्स नंबर 2 वाली, उसके अंदर लास्ट की जो दो वैल्यूज थी एन, उसके अलावा जो तीन वैल्यूज थी, इसीलिए इसको इसके अंदर कंसीडर कर लिया है। तो हाउ हमारा जो ड्रॉप एन होता है गाइस, उसके अंदर हाउ क्लॉज हम यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर रिलेवेंस, हम अकॉर्डिंग टू आर रिक्वायरमेंट हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, ये हो गया ड्रॉपिंग वाला, ठीक है, हमने देख लिया कि डेटा को ड्रॉप करना है। अगेन देखो ड्रॉप के अंदर देखो एक्सेस क्लॉज भी रहता है कि भाई कॉलम वाइज अगर मुझे कोई वैल्यू को ड्रॉप करना है, ठीक है, कॉलम वाली वाइज मुझे कोई वैल्यू को ड्रॉप करना है, तो देखो मैं किस तरीके से एक्सेस कमांड यूज करूंगा और एक्सेस के अंदर 1 यूज करूंगा। नाउ गाइस जब मैं एक्सेस वाइज इसको यूज करता हूँ ना, जब मैं एक्सेस वाइज इसको यूज करता हूँ, ठीक है, तो ये क्या करता है गाइस, अभी अभी हमने देखा था कि एक भी वैल्यू अगर नॉट अ नंबर हुई तो पूरा डिलीट कर देगा। तो देखो इसने जब आर्ग्यूमेंट 1 एक्सेस 1 डाला है, देखो एक्सेस 1 डाला तो आउटपुट में देखो कुछ भी नहीं आया है, आउटपुट में कुछ भी नहीं आया है। क्यों नहीं आया है गाइस, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था कि हमारे एक रो के अंदर कोई भी वैल्यू नॉट अ नंबर नहीं थी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे हर कॉलम के अंदर एक नॉट अ नंबर वैल्यू थी। इसके अंदर देखो डायग्रामेटिकली एक बार वापस बता देता हूं मैं, क्या मतलब हुआ इसका गाइज, यहाँ पे जो हमारा ओरिजिनल डेटा फ्रेम था, ये हमारा डेटा फ्रेम देखो कुछ इस तरीके से दिखता था। अब जब मैं इसके ऊपर ड्रॉप एन अप्लाई करता हूँ एक्सेस वाइज, एक्सेस 1, तो यहाँ पे देखो अगर एक भी एक कॉलम के अंदर यहाँ पे नॉट अ नंबर वैल्यू आई तो यहाँ पे वो पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा। फर्स्ट नेम के अंदर देखो ये वाला एन है, ठीक है, सेकेंड रो के अंदर अगेन देखो ये वाला नॉट अ नंबर आ गया, अगेन एज के अंदर भी नॉट अ नंबर वैल्यू है, सेकंड पोजीशन पे सेक्स, वैल्यू बिफोर वैल्यू आफ्टर। तो यहाँ पे गाइस क्योंकि पूरी एक रो ही हमारी नॉट अ नंबर से थी, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी हर एक वैल्यू जो थी वो हर कॉलम में आती थी, इसीलिए हमारे एक्सेस वाइज जब हमने इसको यूज किया उस टाइम पे इसने देखो क्या किया, कुछ भी वैल्यू नहीं दी है, एम्प्टी डेटा फ्रेम बना दिया है। क्यों, यहाँ पे देखो इट हैज रिमूव ऑल द कॉलम्स बिकॉज ईच कॉलम हैड एटलीस्ट वन नॉट अ नंबर वैल्यू, ठीक है, इसलिए इसने क्या किया है, सब के सब रिमूव कर दिए हैं, सारे के सारों को क्या किया है यहाँ पे रिमूव कर दिया है। यहाँ पे इंडेक्सेस देखो फिर भी आपको मिल गए हैं, कॉलम्स के अंदर देखो कोई भी वैल्यू नहीं है क्योंकि सारे के सारे कॉलम्स यहाँ पे ड्रॉप हो गए हैं, ठीक है, सारे के सारे कॉलम्स यहाँ पे ड्रॉप हो गए हैं। समझ में आया गाइज ये चीज, ड्रॉप एनए वाला कमांड समझ में आया? ओके, जस्ट गो थ्रू इट गाइज। ऑलराइट, नाउ यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक देख लो गाइस, क्या है, अगेन जो हमने सेकेंड पार्ट पढ़ा था फिलिंग मिसिंग वैल्यूज। तो यहाँ पे हमारे पास जो मिसिंग वैल्यूज थी उसके अंदर क्या है, हम एक रैंडम वैल्यूज डाल के अपने हिसाब से, ठीक है, फिर डेटा को कंप्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ड्रॉप एनए के अंदर हम रिमूव करते थे, वैसे ही फिल एनए हम यूज करके क्या करेंगे, नॉट अ नंबर वैल्यूज की जगह हम कोई स्पेसिफिक वैल्यू फिल
कर सकते हैं। फिल एन ए गाइज यूज करते हैं हम लोग, फिल एन ए हम यूज करते हैं। एग्जाम्पल देख लो क्या बोल रहा है, देखो डी टी सीरीज डॉट फिल एन ए 0। देखो जो भी वैल्यू यहाँ पे रहेगी वैसे वो फिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 है तो देख सकते हो सेकेंड एंड फोर्थ कॉलम के अंदर देखो वैल्यू क्या फिल हो गई है, 0। तो ये हमारा सेकेंड तरीका था गाइस जहाँ पे हम वैल्यूज फिल कर सकते हैं। ठीक है, अप्रोप्रिएटली हम अपने हिसाब से वैल्यूज को फिल कर सकते हैं। सिमिलरली देखो पेशेंट डॉट डी एफ के अंदर देखो फिल एन ए 0 लिखा हुआ है, यानी कि जहाँ जहाँ पे वैल्यूज थी एन ए नॉट अ नंबर वैल्यूज थी वहाँ पे देखो क्या हो गया है, 0 हो गया है। तो देखो हमारी पूरी की पूरी रो जहाँ पे पहले नॉट अ नंबर था, अब देखो यहाँ पे क्या है, 0 0 आ गया है। थर्ड रो के अंदर देखो लास्ट की दो वैल्यू 0 कुछ नॉट अ नंबर थी तो वहाँ पे 0 0 आ गया। तो फिल एन ए यूज करके गाइस हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जहाँ पे नॉट अ वैल्यू रहेगी, नॉट अ नंबर वैल्यू रहेगी, वहाँ पे सारी की सारी जगह एक कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे क्या है, ये चीज गाइस कब ठीक है, जब हमारे पास सारे के सारे जो डेटा है मेरा सारा का सारे जो कॉलम्स की वैल्यू है वो न्यूमेरिक है, तब ये चीज वहाँ पे काम कर सकती है। लेकिन यहाँ पे गाइस प्रॉब्लम कब होगी, अब यहाँ पे आप देखोगे कि फर्स्ट नेम के अंदर देखो सारी वैल्यूज तो स्ट्रिंग है तो ये अलग से इंटीजर वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे लास्ट नेम के अंदर सारी स्ट्रिंग है तो यहाँ पे देखो क्या है, अलग से एक वैल्यू आ जाएगी 0। तो वो क्या है, काम गड़बड़ हो जाएगा हमारा थोड़ा। यहाँ पे क्या है, हमारे डेटा फ्रेम का स्ट्रक्चर थोड़ा स्ट्रक्चर नहीं, हमारा जो डेटा फ्रेम का काम करने का तरीका है थोड़ा सा अलग हो जाएगा। सो अगर मुझे स्पेसिफिकली कोई दूसरी वैल्यू अगर डालनी है, अगर मुझे स्पेसिफिकली यहाँ पे कोई दूसरी वैल्यूज डालनी है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा गाइस, उसके लिए देखो मैं डिक्शनरीज यूज कर सकता हूँ। उसके लिए क्या कर सकता हूँ, डिक्शनरी। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट है यूजिंग डिक्शनरी फिल एन ए कमांड के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिक वैल्यू ऐड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे क्या, देखो यहाँ पे फिल वैल्यूज करके मैंने एक डिक्शनरी बनाई जिसके अंदर देखो कीज क्या है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, सेक्स, ठीक है, वैल बिफोर एंड वैल्यू आफ्टर। नोटिस करने के बाद क्या है गाइस, ये सारे के सारे कीज जो हैं वो हमारे डेटा फ्रेम, जो पेशेंट वाला डेटा फ्रेम था उससे मैच खाते हैं। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है गाइस, ये डिक्शनरीज के अंदर देखो स्पेसिफिक वैल्यूज हमने डाल दिए। फर्स्ट नेम की जगह डाला x, ठीक है, लास्ट नेम की जगह डाला है x, एज में देखो 0 डाला है, सेक्स में डाला है x, और वैल्यूज के अंदर देखो नेगेटिव वैल्यूज डाली है। वैल्यूज बिफोर एंड वैल्यूज आफ्टर के लिए हमने क्या किया है, नेगेटिव वैल्यूज डाली है। ठीक है, अब ये मैंने डेटा हमारा डिक्शनरी क्रिएट किया। अब ये फिल वैल्यूज के अंदर देखो मैंने फिल एनए के अंदर देखो क्या दिया है, फिल वैल्यूज। फिल वैल्यूज क्या था, मेरा डिक्शनरी था। देखो मेरी डिक्शनरी को मैंने कहाँ पुट किया है, फिल एनए के अंदर। ध्यान से देखो गाइज, ये मेरी फिल वैल्यूज है। ठीक है, फिल वैल्यूज को मैंने कहाँ डाला है, फिल एनए के अंदर, यानी कि इस डिक्शनरी को गाइज मुझे क्या करना है, मेरे फिल एनए के कमांड के थ्रू यूज करना है। तो आउटपुट में आप देख सकते हो कि फर्स्ट नेम की जगह x गया है, सेकंड लास्ट नेम की जगह देखो क्या दिया है x, एज में 0.0 आ गया, अगेन सेक्स में x गया है, वैल्यू बिफोर एंड आफ्टर इसके अंदर -999 गया है। तो डिक्शनरीज को यूज करके भी गाइज हम क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिक वैल्यू ऐड कर सकते हैं। इन दिस केस गाइज क्या है, इस केस के अंदर आप देख सकते हो कि फिल वैल्यूज करके मैंने अलग से डिक्शनरी बनाई है। ठीक है, सो दैट कंसेप्ट थोड़ा क्लियर रहेगा। अलग से डिक्शनरी बना के हम डायरेक्टली ऐड कर रहे हैं। आपको डायरेक्ट अगर डिक्शनरी डालनी है डायरेक्ट फिल एनए के अंदर तो वो भी कर सकते हो। हियर यू कैन सी फिल एनए के अंदर आप डायरेक्टली पुट अ डिक्शनरी। डायरेक्टली डिक्शनरी के अंदर देखो क्या बोला है, एज को मैंने 0 डाला है। ठीक है, एज को मैंने गाइस क्या डाल दिया है, 0 डाल दिया है। एंड सेक्स को मैंने डाला है x, सेक्स को मैंने यहाँ पे देखो x डाला है। एज की वैल्यू को 0 किया है, सेक्स को गाइस x डाला है। तो जब इन वैल्यूज को डायरेक्ट डिक्शनरी को मैं फिल एनए के अंदर डालता हूँ तो देखो बाकी सारी की सारी वैल्यूज नॉट अ नंबर है, लेकिन एज जो वैल्यू है जो मैंने डिक्शनरी उसके अंदर पास की उसकी वैल्यू देखो 0.0 हो गई है। सेक्स के अंदर x हो गया है, जो दो वैल्यूज मैंने डिक्शनरी के अंदर पास की थी। उसके अलावा सारी की सारी वैल्यूज जो पहले से नॉट अ नंबर थी वो अभी भी नॉट अ नंबर है। ठीक है, तो इस तरीके से गाइस क्या है, हम हमारी मिसिंग वैल्यूज को भर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं गाइस। एक और चीज, इंपॉर्टेंट चीज गाइस आप देख लो, ये जो गाइस हमारा फिल एनए, ड्रॉप एनए, ये गाइस इनके अंदर ना बहुत वैरायटी ऑफ पैरामीटर्स और है। जैसे कि हमने क्या किया है, हमने सिर्फ यहाँ पे क्या किया है, हमने सिर्फ फिल एनए के अंदर डिक्शनरीज के थ्रू डाला है।
इसके अंदर और भी वैरायटी ऑफ पैरामीटर्स हैं जिसके साथ इसको क्या है और प्रोसेसिंग कर सकते हैं, लेकिन बिकॉज ये टेक्स्ट बुक है गाइस, दिस इज नॉट अ रेफरेंस मैनुअल, तो इसलिए बहुत सारे कमांड्स आपको नहीं बताए हैं, जितने रिक्वायर्ड है उतने ही बताए हैं। एग्जाम्पल देख लो क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखो वी हैव अ टेबल, क्वेश्चन क्या पूछा है, राइट अ प्रोग्राम टू फिल द मिसिंग वैल्यूज विद वैल्यू 0। तो लास्ट में देखो मैथ्स के अंदर डी सेक्शन वाले की वैल्यू नहीं है, आईपी के अंदर बी सेक्शन वाले की वैल्यू नहीं है, तो उसके अंदर क्या करेंगे गाइस, फिल एनी और अंदर वैल्यू डाल देते हैं 0। तो देखो यहाँ पे कमांड क्या लिखा हुआ है, फिल एनी के अंदर कमांड डाल दिया है 0, यानी कि जहाँ पे नॉट अ नंबर वैल्यू है उधर 0 डाल दो। तो गाइस ये यहाँ की कंडीशन में काम करेगा, बिकॉज यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हमारी सारी की सारी वैल्यूज है वो न्यूमेरिक वैल्यूज है, हमारी सारी की सारी वैल्यूज क्या है, न्यूमेरिक है, और इसीलिए हमने देखो नॉट अ नंबर वैल्यू की जगह यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। आउटपुट में देखो क्या हो रहा है, आउटपुट में 0.0 यहाँ पे आ गया और नॉट अ नंबर की जगह 0.0 आ गया। तो फिल एन कमांड को हमने क्या किया गाइस, इस तरीके से यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हमारी नॉट अ नंबर वैल्यूज के अंदर कुछ भी वैल्यूज डाल सकते हैं, हम कुछ भी रिक्वायर्ड वैल्यू जो है हमारी उसके हिसाब से हम रिक्वायर्ड वैल्यूज के अंदर डाल सकते हैं। फिलिंग मिसिंग वैल्यूज फ्रॉम अनदर डेटा फ्रेम, ठीक है, एक सेकेंड गाइस, ये प्लीज आप एक बार रीड कर लो, जस्ट गो थ्रू इट, ठीक है, सो दैट वी डोंट हैव एनी कंफ्यूजन, जस्ट गो थ्रू इट, राइट। तो यहाँ पे गाइज एक बार देख लो, लास्ट वाला है मिसिंग वैल्यूज के अंदर ही, अगर मिसिंग वैल्यूज को गाइज हमें कैसे फिल करना है, कि अगर मैं चाहता हूँ कि समझ लो मेरे पास एक डेटा फ्रेम है, ठीक है, और एक और वैसा ही डेटा फ्रेम है, ठीक है, और दोनों के अंदर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं। अगर मेरे फर्स्ट डेटा फ्रेम के अंदर कंसीडर, देखो यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है ना df1 और df2, यहाँ पे दो डेटा फ्रेम है, df1 के अंदर कुछ वैल्यूज हैं, ठीक है, df2 के अंदर भी कुछ ना कुछ वैल्यूज हैं, ठीक है। अभी क्या है, df1 के अंदर कुछ वैल्यूज नॉट अ नंबर जो वैल्यू है, कुछ वैल्यूज जो नॉट अ नंबर वाली वैल्यू है उनको मुझे फिल करना है, ठीक है। अब जब मैं गाइस उसी एग्जैक्ट लोकेशन पे अगर df2 के अंदर देखता हूं तो वहां पे कुछ ना कुछ वैल्यूज है, वहां पे नॉट अ नंबर वैल्यू नहीं है या नन वैल्यू नहीं है, यानी कि मिसिंग वैल्यू नहीं है, बेसिकली वहां पे कुछ ना कुछ वैल्यू है। अब मैं चाहता हूं कि मेरे df1 के अंदर जहां पे नॉट अ नंबर वैल्यू है उन वैल्यू की जगह df2 की जो वैल्यूज थी वो वहां पे आ जाए। तो उस चीज के लिए गाइस मैं क्या कर सकता हूँ, अगेन मैं यहाँ पे फिल एनी कमांड यूज कर सकता हूँ, और ये df2 जो है गाइस, यहाँ पे df2 जो है हमारा यहाँ पे उसकी जो वैल्यूज रहेगी वो हमारे df1 की मिसिंग वैल्यूज की जगह वहां पे आ जाएगी। सो दिस इज ऑल्सो अ वे ऑफ फिलिंग द मिसिंग वैल्यूज, दिस इज ऑल्सो अ वे ऑफ फिलिंग द मिसिंग वैल्यूज, ठीक है, फिलिंग द मिसिंग वैल्यूज, जिसके थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ गाइस, जहाँ पे मेरी वैल्यूज मिस हो रखी है वहां पे मैं दूसरी डेटा फ्रेम की वैल्यूज वहां पे पुट ऑन कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, पुट ऑन कर सकता हूँ, ठीक है। जस्ट गो थ्रू गाइस 5 to 6 लाइन है यहाँ पे, ठीक है, ये प्लीज एक बार रीड कर लो सो दैट कुछ कंफ्यूजन नहीं रहेगा यहाँ पे, ठीक है। ऑलराइट, सो आई होप आपने रीड कर लिया होगा ये, ठीक है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड लास्ट और लास्ट टॉपिक, ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पे गाइस, अगर मुझे दो डेटा फ्रेम को कंबाइन करना है, सो द कंबाइनिंग डेटा फ्रेम इज आवर लास्ट और सेकेंड लास्ट टॉपिक, ठीक है, दो डेटा फ्रेम को हम किस तरीके से कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो द फर्स्ट टॉपिक इन दिस इज गाइस की कंबाइनिंग डेटा फ्रेम यूजिंग कंबाइन फर्स्ट। तो वी हैव दिस कंबाइन फर्स्ट फंक्शन जो कि क्या करता है गाइस, दो डेटा फ्रेम को कंबाइन करता है, ठीक है, जो कि किस मेथड में गाइस क्या काम करता है, पैचिंग मेथड के अंदर, पैचिंग द डेटा, ठीक है, पैचिंग द डेटा की तरह काम करना है। व्हाट डू यू मीन बाय पैचिंग द डेटा, ठीक है, इट मींस इफ अ डेटा फ्रेम, ठीक है, अ सर्टेन सेल हैज अ मिसिंग वैल्यू, यानी कि एक डेटा फ्रेम के अंदर किसी जगह पे मिसिंग वैल्यूज हैं, ठीक है, एंड करस्पॉन्डिंग सेल, ठीक है, यानी कि सेम लोकेशन मतलब गाइस क्या हुआ, सेम इंडेक्स एंड सेम कॉलम आईडी, दूसरे डेटा फ्रेम के अंदर कुछ ना कुछ वैलिड वैल्यू है, ठीक है। तो इसके अंदर गाइस ये क्या करेगा, जो हमारा दूसरा डेटा फ्रेम था जहाँ पे वैलिड वैल्यू है उधर से वैल्यू उठा के ये क्या करेगा, हमारे फर्स्ट डेटा फ्रेम के अंदर जहाँ पे मिसिंग वैल्यूज थी वहां पे
उस वैलिड वैल्यू को पैच कर देगा, यानी कि वहां पे उस वैल्यू को कॉपी पेस्ट कर देगा, यहाँ पे वहां पे वैल्यू वो ऐड कर देगा। ध्यान से सुनना गाइस, वी हैव आवर फर्स्ट कमांड कंबाइन फर्स्ट कमांड, ठीक है, जिसके अंदर हम एक डेटा फ्रेम के वैल्यूज को दूसरे डेटा फ्रेम के साथ कंबाइन करते हैं। कंबाइन फर्स्ट गाइस पैचिंग मेथड के थ्रू काम करता है। पैचिंग मतलब गाइस क्या होता है कि अगर हमारे पास एक डेटा फ्रेम है, ठीक है, उसके एक सर्टेन लोकेशन पे मिसिंग डेटा है, ठीक है, किसी सर्टेन सेल के ऊपर एक मिसिंग डेटा है, ठीक है, और उसी करस्पॉन्डिंग सेल के अंदर, मतलब कि जिस पोजीशन पे वो सेल है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डेटा फर्स्ट डेटा फ्रेम है, डेटा फ्रेम 1, उसके अंदर वैल्यू जो है वो सेकंड रो थर्ड कॉलम के अंदर एक मिसिंग वैल्यू है, उसी सेकंड रो थर्ड कॉलम के अंदर डेटा फ्रेम 2 के अंदर कुछ वैल्यू है, एक हमारे पास डेटा फ्रेम 2 है जहां पे सेकंड रो थर्ड कॉलम के अंदर कुछ वैलिड वैल्यू है। तो अगर मैं कॉलम फर्स्ट यूज करूंगा तो ये क्या करेगा गाइस, उस डेटा फ्रेम 2 की सेकंड रो थर्ड कॉलम वाली वैलिड वैल्यू को लेगा और डेटा फ्रेम 1 के अंदर जो सेकंड रो थर्ड कॉलम के अंदर मिसिंग वैल्यू थी उधर वहां पे उसको पेस्ट कर देगा। तो इस तरीके से काम करता है गाइस हमारा कंबाइन फर्स्ट कमांड। लिखने का तरीका कैसे है गाइस, यहाँ पे df जो होगा वो हमारा डेटा फ्रेम होगा जिसके ऊपर पैचिंग होने वाली है, यानी कि इसके अंदर चेंजेस होंगे। लिखा क्या देखो, df1 डॉट कंबाइन फर्स्ट df2, यानी कि ये जो df2 है यहाँ से गाइस करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को उठाया जाएगा, वैलिड वैल्यूज को उठाया जाएगा। एग्जाम्पल देख लो गाइस, यहाँ पे क्या है, sdf1 sdf2। गाइस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस इज गाइस कि जब भी हम कंबाइन कर रहे हैं वी हैव टू मेक श्योर कि हमारे कॉलम्स सेम होने चाहिए। इंडेक्स से फर्क नहीं पड़ता, नंबर ऑफ रोज से फर्क नहीं पड़ता, हमारे गाइस नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होने चाहिए। हमें ध्यान देना इस चीज के ऊपर, हमारे नंबर ऑफ कॉलम करस्पॉन्डिंग कॉलम सेम होने चाहिए, राइट। यानी कि इंडेक्स नंबर गाइस सेम होना चाहिए। जैसे कि इसके यहाँ रीजन 1 है तो इसके पास SDF2 के अंदर भी SDF1 के अंदर का रिलीजन 1 है तो SDF2 के अंदर भी कोई रिलीजन 1 होना चाहिए, राइट। और वैसे ही उसका इंडेक्स नंबर देखो, इंडेक्स 02 है, यहाँ पे देखो इंडेक्स 02 है, तो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज का चेंज होगी यहाँ पे। एग्जाम्पल देख लो कि जब मैं SDF1 को SDF2 से कंबाइन करूंगा तो SDF1 के अंदर आप देखो सेकेंड रो थर्ड कॉलम, इस पे देखो नॉट अ नंबर वैल्यू है। और सिमिलरली गाइज आप देख रहे हो यहाँ पे देखो इंडेक्स क्या है, A02 रिलीजन 3, ये हमारे पास क्या है गाइज, यहाँ पे वैल्यू है। SDF2 के अंदर देखो A02 सेम, यहाँ पे देखो इंडेक्स होना चाहिए एंड रिलीजन यहाँ पे 3, यहाँ पे देखो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है, तो ये वैल्यूज उस नॉट अ नंबर की जगह चली जाएगी, यहाँ पे ये वैल्यूज हम यहाँ पे लिख देंगे कंबाइन होने के बाद। सिमिलरली देखो A03 रिलीजन 2 की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या दी है, नॉट अ नंबर दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखेंगे A03 रिलीजन 2 के अंदर देखो हमारे पास वैल्यू क्या है 679276, तो ये वैल्यू गाइज यहाँ पे कंबाइन हो जाएगी। एग्जाम्पल देख लो अगेन, ठीक है, ओके एग्जाम्पल देख लो एक बार, देखो क्या बोल रहा है, SDF1 है यहाँ पे, देन वी हैव SDF2, व्हेन आई यूज SDF1 डॉट कंबाइन फर्स्ट, तो यहाँ पे देखो जो n वैल्यू है SDF1 के अंदर वो करस्पॉन्डिंग वैल्यू देखो यहाँ पे रिलीजन 3 के पास मिली और वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली देखो कॉलम यहाँ पे देखो A03 SDF1 के अंदर, A03 रिलीजन 2 की वैल्यू नॉट अ नंबर है, करस्पॉन्डिंग वैल्यू अगर मैं देखता हूँ SDF2 के अंदर A03 के रिलीजन 2 की वैल्यू देखो कुछ ना कुछ है, वो करस्पॉन्डिंग वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अगेन A05 के अंदर देखो नॉट अ नंबर वैल्यू है और रिलीजन 1 के अंदर A05 के अंदर रिलीजन 1 की कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। ध्यान देना है गाइस यहाँ पे क्या है कि जो वैल्यूज नॉट अ नंबर 3, जो वैल्यूज नॉट अ नंबर 3 और उनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू के ऊपर भी उनको कुछ मिल नहीं रहा है, तो उस केस के अंदर गाइस क्या होगा, उस केस के अंदर गाइस क्या होगा, यहाँ पे वो स्टिल नॉट अ नंबर रहेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो देखो A04 के अंदर रिलीजन 4 की वैल्यू SDF1 के अंदर नॉट अ नंबर है, A04 की वैल्यू यहाँ पे है ही नहीं, A04 की वैल्यू SDF2 के अंदर है ही नहीं, इसीलिए फाइनल आउटपुट में आप देखोगे कि नॉट अ नंबर वैल्यू
यहाँ पे स्टिल एग्जिस्ट करती है। सिमिलरली देखो A06 एंड 7 जो SDF2 के अंदर है गाइस, उनकी वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है, नॉट अ नंबर हमारे पास रीजन 4 की, A06 की एंड A07 की रीजन 3 के अंदर नॉट अ नंबर वैल्यू है। तो यहाँ पे गाइस क्या है कि ये वैल्यू करस्पॉन्डिंग वैल्यू इनकी है नहीं। एंड अगेन SDF2 यहाँ पे गाइस क्या है, हमारा कंबाइन के अंदर यूज हो रहा है, तो वैसे भी इनके वैल्यूज पे कुछ चेंजेस होने वाले नहीं थे। ध्यान देना गाइस, SDF2 के अंदर देखो A01 से लेके A05 तक की वैल्यू है, SDF2 के अंदर देखो 2 से लेके 7 तक की वैल्यू है। तो SDF5 के अंदर जब हम कंबाइन करते, SDF1 के अंदर जब हम कंबाइन करते हैं तो ये A06 एंड 7 ये अलग से ऐड होती है हमारे कंबाइन करने के बाद। अब ध्यान से नोटिस करो प्लीज, कंबाइन हो रही है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से नोटिस करना। A01 से लेके A05 के बाद A06 एंड 7 अलग से कंबाइन हुए हैं फ्रॉम SDF2, ठीक है, SDF2 के थ्रू यहाँ पे ये कंबाइन हुए हैं। जस्ट गो थ्रू द एक्सप्लेनेशन गाइस, वेरी सिंपल, समझ में आ जाना चाहिए। रीड बोथ द बॉक्सेस, यहाँ पे देखो लेफ्ट एंड राइट साइड के अंदर दो बॉक्सेस हैं, ठीक है, जस्ट रीड दोस टू बॉक्सेस। इफ यू स्टिल फेस एनी डिफिकल्टी लेट मी नो। आई होप ये इजी रहा होगा, ठीक है गाइज। यहाँ पे देख लो, कमांड देख लो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगेन देखो कंबाइन 1, यहाँ पे देखो जब मैंने SDF2 डॉट कंबाइन फर्स्ट वाले के साथ यूज किया है SDF1, तो इस केस के अंदर देख लो गाइज क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो SDF2 की ओरिजिनल वैल्यूज रहेगी एंड SDF2 के अंदर जो वैल्यूज नॉट अ नंबर रहेगी उन करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को SDF1 से लिया जाएगा। तो आउटपुट के अंदर देखो यहाँ पे क्या आप चेंजेस देख सकते हो, यू कैन लुक फॉर द आउटपुट चेंजेस गाइज, यहाँ पे कितना आउटपुट के अंदर चेंजेस है, ठीक है। A02 की वैल्यूज देखो रीजन 1 के अंदर क्या है, यहाँ पे रीजन 2 के अंदर क्या है, रीजन 3 के अंदर क्या है। सिमिलरली देखो यहाँ पे देखो A02 की देखो रिलीजन 1, रिलीजन 2, रिलीजन 3 की वैल्यू कितनी चेंज्ड है, यहाँ पे रिलीजन 4 की वैल्यू देखो कितनी चेंज्ड है यहाँ पे। सो यहाँ पे गाइज मैटर करता है कि तुम कंबाइन फर्स्ट को यहाँ पे क्या है कि कौन से के अंदर कौन सा तुम डालने वाले हो। SDF2 के अंदर SDF1 की वैल्यू जाएगी, ठीक है, इस कमांड के थ्रू, ये कमांड जो हम अभी अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। प्रीवियस कमांड के अंदर SDF1 के अंदर SDF2 की वैल्यूज जाएगी, ठीक है। तो रिजल्ट के अंदर गाइस बहुत डिफरेंस आ जाता है इफ वी डोंट यूज दिस कमांड प्रॉपरली। सिमिलरली गाइस कंबाइनिंग डेटा फ्रेम के अंदर हमारे पास एक और है विच इज कॉनकैट, ठीक है, कॉनकैट हमारा फंक्शन है गाइस। जैसे कि कंबाइन फर्स्ट मेथड इज अ पैचिंग मेथड, ठीक है, कंबाइन फर्स्ट इज अ पैचिंग मेथड। देयर आर सम अदर वेज ऑफ कंबाइनिंग डेटा फ्रेम्स, जिसके अंदर ये एक मेथड आता है कॉनकैट वाला, ठीक है। कंसिडर दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, ठीक है, यहाँ पे देखो यह वी हैव 3 डेटा फ्रेम्स हियर, ठीक है। फर्स्ट डेटा फ्रेम के अंदर वी हैव 5 रोज, सब्जेक्ट आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है। देन वी हैव SDF2 सब्जेक्ट आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड देन वी हैव ST3 सब्जेक्ट आईडी एंड टेस्ट आईडी। तो गाइस इनको जब हमें कंबाइन करना है तो किस तरीके से हम कंबाइन कर सकते हैं यूजिंग कॉनकैट कमांड। सो एज यू कैन सी हियर गाइस अलग अलग तरीके हैं कॉनकैट करने के। पहला देखो सीधा PD, यहाँ पे देखो PD डॉट पैंडा डॉट कॉनकैट DF1 एंड DF2 को डायरेक्टली कंबाइन कर सकते हैं। इसके अंदर देखो क्या बोल रहा है, द डेटा फ्रेम इज एडेड एंड गिवन एज द सीक्वेंस। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे डायरेक्टली इनका आउटपुट देखो एक एक करके नीचे दिया हुआ है। सो फॉर द फर्स्ट कमांड अगर हम डायरेक्टली देखो इसके अंदर इस तरीके से हम अपना कमांड देते हैं, इसके अंदर PD.concat SDF1 और SDF2, तो यहाँ पे देखो डायरेक्टली दोनों के दोनों ऐड हो गए हैं। नाउ नोटिस करना गाइज, यहाँ पे दोनों के दोनों ऐड हो गए हैं, लेकिन नोटिस करना यहाँ पे इंडेक्स नंबर से देखो कैसे हैं 0 1 2 3 4, यानी कि ये देखो मेरे पास SD1 का यहाँ पे देखो ये इंडेक्स था, ठीक है, 0 1 2 3 4 SD1 का मेरे पास इंडेक्स था। 0 1 2 3 4 यहाँ पे ये देखो ये जो इंडेक्स है ये मेरा नीचे वाला SD2 का है। तो यहाँ पे क्या होगा गाइज, यहाँ पे ये कंबाइन तो हो गए हैं लेकिन इंडेक्सेस वैल्यूज अभी तक रीअरेंज नहीं हुई है, चेंज नहीं हुई है। यहाँ पे जो इंडेक्स वैल्यू इनकी पहले थी वही इंडेक्स वैल्यू अभी भी है, वो इंडेक्स वैल्यू अभी भी है। समझ में आया यहाँ पे ये चीज कि जो पहले इंडेक्सेस थे गाइज वो अभी भी हैं। मुझे क्या चाहिए अब यहाँ पे समझ लो, अगर मुझे प्रोसेसिंग करनी है, मुझे पूछना है कि इंडेक्स नंबर 1 पे
क्या क्या वैल्यूज हैं। तो अगर कंबाइन होने के बाद अगर मैं इसका प्रोसेसिंग करूंगा तो इंडेक्स नंबर 1 पे गाइस मुझे रीत भी मिलेगा एंड इंडेक्स नंबर 1 पे मुझे अस्मा भी मिलेगा, विच कुड क्रिएट अ इश्यू विथ माय प्रोसेसिंग। सो गाइस ऐसे चीज के अंदर जब मुझे इंडेक्स नंबर्स को रीअरेंज करना है, यानी कि स्टार्टिंग से चाहिए मेरे को जीरो से जितनी भी वैल्यूज है उनके लिए फ्रेश इंडेक्स नंबर्स चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए गाइस मैं क्या करूंगा यहाँ पे, उसके लिए कमांड देखो मैं डायरेक्टली आई कैन यूज कमांड इग्नोर इंडेक्सेस। मैं देखो यहाँ पे क्या है क्लॉज होता है इग्नोर इंडेक्सेस, ठीक है। इग्नोर इंडेक्सेस क्या करता है गाइस, जब ये कंबाइन करता है तो ये इंडेक्स नंबर को इग्नोर कर देता है व्हाइल कंबाइनिंग। तो ये कंबाइन क्या करता है, सिर्फ ओनली कॉलम वैल्यूज को ये क्या करेगा, कंबाइन करेगा। तो कॉनकैट कमांड के अंदर हमेशा याद रखना है बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है गाइस, इंडेक्स नंबर को भी कंसिडर करता है। अगर मुझे चाहिए कि इंडेक्स नंबर से कंसिडर नहीं हो तो उसके लिए मुझे क्लॉज डालना पड़ेगा इग्नोर इंडेक्स इज इक्वल टू ट्रू, कि अब ये क्या करेगा कि इंडेक्स नंबर से इसको क्या करेगा गाइस, ये इग्नोर कर देगा, ये हमारे जो इंडेक्सेस आएंगे उनको इग्नोर कर देगा। तो आउटपुट में आप देख सकते हो, देखो रीअरेंज्ड, यहाँ पे देखो मेरे को क्या मिल रहा है, इंडेक्स नंबर से मिल रहे हैं, यहाँ पे 0 to 9 तक के देखो मुझे क्या मिले, इंडेक्स नंबर मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में हमारे देखो ये वाला हमारा कमांड था गाइस, हम जब बिना किसी क्लॉज के यूज करते हैं कॉनकैट कमांड तो ऑटोमेटिकली इंडेक्स के साथ ही कंबाइन करता है। अगर मुझे इंडेक्सेस को इग्नोर करना है, ठीक है, अगर मुझे इंडेक्सेस को इग्नोर करना है देन आई कैन यूज दिस क्लॉज इग्नोर इंडेक्स इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है, ये मैं यूज कर सकता हूँ। लास्ट में देखो ये क्या दिया है, एक्सेस इज इक्वल टू 1। अगेन गाइस जब एक्सेस इज इक्वल टू 1 दिया है तो ऑटोमेटिकली दिमाग में आना चाहिए एक्सेस इज इक्वल टू 1 मतलब कॉलम वाइज यहाँ पे कंबाइन करेगा। कॉलम वाइज जब कंबाइन करेगा गाइस तो कॉलम वाइज के अंदर देखो कॉम्बिनेशन कैसे हो रहा है, एक्सेस इज इक्वल टू 1 लिया है, देखो SD1 एंड SD2 को कॉलम वाइज यहाँ पे देखो कंबाइन कर रहा है। तो देखो यहाँ पे SD1 का सब्जेक्ट आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये देखो यहाँ पे क्या आ गए हैं, 5 वैल्यूज आ गए हैं। अगेन देखो SD2 का यहाँ पे स्टूडेंट आईडी फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम कॉलम वाइज यहाँ पे ऐड हुए हैं, देखो कॉलम वाइज को ऐड किया है यहाँ पे, राइट। कॉलम वाइज यहाँ पे गाइस क्या हो रहा है, यहाँ पे ये ऐड हो गए हैं। यहाँ पे कॉनकैट कमांड देखो मेरा किस हिसाब से काम करता है, ठीक है। यहाँ पे देख लो गाइस कॉनकैट कमांड जस्ट गो थ्रू इट, कोई यहाँ पे आई थिंक बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं थी, मतलब वापस ऐसा रीड करने के लिए देने का जरूरत नहीं है, बट स्टिल यू कैन गो थ्रू इट सो दैट एटलीस्ट आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ऑलराइट गाइस, कंबाइनिंग डेटा फ्रेम्स के अंदर ही गाइस लास्ट बट नॉट द लीस्ट मर्ज फंक्शन गाइस हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन यूज मर्ज फंक्शन। मर्ज फंक्शन भी गाइस कंबाइनिंग डेटा फ्रेम्स के अंदर आता है। नाउ हाउ डज दैट वर्क एक बार देख लेते हैं। मर्ज फंक्शन गाइस क्या करता है, पांडा प्रोवाइड मर्ज फंक्शन व्हिच यू कैन स्पेसिफाई द फील्ड ऑफ द बेसिस ऑन व्हिच यू वांट टू कंबाइन द टू डेटा फ्रेम। तो यहाँ पे गाइस क्या करता है, तुम ऑन द बेसिस, किसके बेसिस पे आपको कंबाइन करना है, ठीक है, किस बेसिस पे आपको कंबाइन करना है आपका डेटा फ्रेम वो आप स्पेसिफाई कर सकते हो। लिखने का तरीका अगेन सेम है, pd.merge df1, df2, यहाँ पे देखो इस तरीके से हम मर्ज कर सकते हैं। वी हैव यूज दिस ऑन, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखो ऑन फील्ड की किस फील्ड के बेसिस पे इसको क्या करना है, कंबाइन करना है, वो हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखो बिना फील्ड के इसने क्या किया, देखो SDF1 है, SD1 है, SD3 को यहाँ पे देखो मर्ज किया है। तो उसके अंदर देखो जब हम इसको मर्ज करते हैं तो देखो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ये मर्जिंग कर रहा है टेस्ट आईडी यहाँ पे और ऐड कर दिया। तो यहाँ पे गाइस क्या किया है, जहाँ पे ये मर्ज वैल्यू ये यूज करता है तो जहाँ पे वैल्यूज नल नहीं जाएगी यानी कि करस्पॉन्डिंग वैल्यू के हिसाब से, क्योंकि SD3 के अंदर स्टूडेंट आईडी के हिसाब से टेस्ट आईडीज थी, तो यहाँ पे देखो जितने स्टूडेंट आईडी के डिटेल्स SD1 के अंदर थी उनकी ही करस्पॉन्डिंग वैल्यू यहाँ पे देखो इसने दी हुई है, उतनी ही करस्पॉन्डिंग वैल्यू इसने दी हुई है, एडिशनली इसने ऐड नहीं की है। सिमिलरली देखो यहाँ पे एक और मैंने स्पेसिफाई किया सब्जेक्ट डॉट आईडी, यहाँ पे अलग से मेंशन किया है। तो यहाँ पे गाइस आउटपुट देखो एग्जैक्टली आपको सेम मिलेगा। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, इफ यू स्किप द आर्गुमेंट ऑन, ठीक है, it will take any merge
ऑन कॉमन फील्ड्स ऑफ द टू डेटा फ्रेम्स। तो गाइज ये क्या कर सकता है, अपने हिसाब से किसी भी डेटा फ्रेम को, मतलब किसी भी कॉलम को उसको उसके बेसिस पे किसी भी कॉलम को सेलेक्ट करेगा जो भी दोनों डेटा फ्रेम के अंदर कॉमन रहेंगे, उसके हिसाब से उसको ये क्या करेगा, मर्ज कर देगा। सो गाइज SD1 एंड SD3 यहाँ पे आप देखोगे, SD1 एंड SD3 देखो आप यहाँ पे क्या है, SD1 के अंदर सब्जेक्ट आईडी है, SD3 के अंदर सब्जेक्ट आईडी है, तो और उसके अलावा दोनों के अंदर कोई मैच नहीं कर रहे हैं, सो इसीलिए इसके बेसिस पे इसने क्या किया है, मर्जिंग कर दिया है अपने हिसाब से। यहाँ पे लास्ट वाले में देखो मैंने अलग से स्पेसिफाई भी किया है, बिकॉज और कोई कॉमन है नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई कर दिया है सब्जेक्ट आईडी, तो आउटपुट दोनों के सेम है, आउटपुट आप देखोगे दोनों के सेम है, बिकॉज सब्जेक्ट आईडी ये कॉमन है और उसके हिसाब से ही मर्जिंग यहाँ पे हुई है। ठीक है, अगेन यहाँ पे देखो मैं वही चीज यहाँ पे बता रहा हूँ गाइस, ये जितने भी हम फंक्शंस पढ़ रहे हैं इनकी फंक्शनैलिटी गाइस और भी बहुत सारी है। ठीक है, बहुत सारी फंक्शनैलिटी हैं और अलग अलग क्लॉजेस हम यूज कर सकते हैं इनके अंदर। ओनली डिफरेंस है कि यहाँ पे गाइस हम ये टेक्स्ट बुक है उसको टेक्स्ट बुक की तरह ही पढ़ना है, हमारे लिए इससे ज्यादा कंसेप्ट पढ़ना इज नॉट रिक्वायर्ड, हमारे सिलेबस के अंदर उतना रिक्वायरमेंट नहीं है, इसीलिए हम जितना बुक के अंदर दिया है सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे। समझ में आया ये मर्ज वाला? यप। रीड कर लो प्लीज। एंड गाइस आज के लिए इतना ही है, एंड फाइनली वी हैव फिनिश्ड अ चैप्टर नंबर 3, राइट। चैप्टर नंबर 3 हमारा पैंडास जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया है, हमारा पैंडा जो था वो पूरा का पूरा यहाँ पे हमने फिनिश कर दिया है। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल बी स्टार्टिंग आवर न्यू चैप्टर। ठीक है, हमारा नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे।